अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के टॉपिक में बच्चों हम बात करेंगे दो टॉपिक्स एंट्रोपी के हवाले से, जिनमें से एक होगा आपका बेसिक, जिसमें आप कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगी। इसके साथ साथ आप लोग एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की डिटेल को भी देखेंगे। एंट्रोपी की डेफिनेशन हम देखते हैं। ये बच्चों हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि एंट्रोपी इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। इसको बच्चों हम ऐसे ही देखते हैं जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी जगह पे कोई भी रूम है, अगर वो बेतरतीब हालत में है या उसमें ज्यादातर रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो चुकी है, तो हम ये कहते हैं कि उस जगह की एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस को मेजर करता है। ये डायग्राम आप अगर देखें तो ये आपको तीन चीजों की जो है वो एक्सप्लेनेशन देती है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे बच्चों ये शुगर के पार्टिकल हैं। शुगर आपके पास यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है और आप जानते हैं कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल वेल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। तो अगर जितनी कोई भी चीज अरेंज होगी तो उसमें रैंडमनेस बहुत कम होगी, इट मीन उस सिस्टम की एंट्रोपी कम होगी। इसी तरह जब आप लिक्विड या गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो गैसियस स्टेट में गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला बढ़ जाता है, उनमें रैंडमनेस बढ़ जाती है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब भी आप नेचर की बात करते हैं, नेचर में क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली आपकी सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में। तो जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाते हैं तो उनमें रैंडमनेस बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता है, उनमें अरेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो डिसऑर्डरनेस है, वो इंक्रीज होती है। तो इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजेस। अब हम इसकी डिटेल को देखते हैं कि एंट्रोपी जो है वो बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो आपने अभी पीछे देखा था कि ये बेसिकली किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस को जो क्रिएट होती है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल ऑफ एस के साथ, और हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली रिलेशन होता है क्यू बाय टी का। इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी चेंज जो है वो किसी भी सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है कि वो सिस्टम उस हीट को कितना एब्जॉर्ब करता है। और वो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी उसमें दो चीजों का ख्याल रखना है कि पहली चीज, आपकी वो जो हीट है वो रिवर्सिबली हो और साथ साथ आइसोथर्मली हो। तो जब भी कोई भी सिस्टम अपना इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जाएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होगा, तो उस टाइम पे हम उसको नाम देते हैं एंट्रोपी का। और ये जो एंट्रोपी चेंज है ये बेसिकली किस पर बेस करी है, आपके कॉर्नेट साइकिल पे, जो आपने लास्ट लेक्चर लिया था अभी, उसमें हमने बच्चों कॉर्नेट साइकिल को डिटेल में स्टडी किया था। और उस टाइम पे हमने इसकी चार स्टेजेस पढ़ी थी। और कॉर्नेट साइकिल आपका रिवर्सिबल साइकिल था और उसमें हीट आपकी रिवर्सिबली एब्जॉर्ब हो रही थी। तो यहाँ पे चूंकि ये एंट्रोपी भी आपकी रिवर्सिबली और आइसोथर्मली जा रही है, तो यहाँ पे हम जो आपका साइन ऑफ क्यू है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, क्यू रिवर्सिबल के साथ। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जो आपकी ये एंट्रोपी चेंज है, क्योंकि जब भी आप साइन डेल्टा का लगाते हैं तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है S2 माइनस S1 को। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज है वो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। और यही हमने डेफिनेशन पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन हमारे पास किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर आपकी ये जो डेल्टा है बच्चों, ये लार्ज चेंज के लिए होता है। अगर सिस्टम में कोई स्मॉल चेंज आ रही हो तो स्मॉल चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। तो उस टाइम पे आप इस डेल्टा के साइन को किससे रिप्लेस कर देते हैं, डी एस के साथ। तो डी एस या जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी में आपने देखा था कि कोई भी सिस्टम अपनी तरतीब हालत से बेतरतीब हालत में चला जाता है, यानी फ्रॉम ऑर्डर सिस्टम ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जाए, तो हम ये कहते हैं कि आपके सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स हैं, जिनमें सबसे पहले अभी आपने देखा था कि अगर आपके पास कोई भी सॉलिड का पार्टिकल है और वो मेल्ट होता है, ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे ये आइस है। अगर आपकी ये आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा कि जब भी कोई भी सिस्टम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाता है, तो अगर आप सॉलिड की थोड़ी सी पिक्चर माइंड में लाएं तो आपके माइंड में होगा कि जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल बहुत ही ज्यादा क्लोज क्लोज होते हैं, क्योंकि उसमें जो एटम मॉलिक्यूल्स या जो आइंस होते हैं उन्होंने अपने आप को प्रॉपरली वेल अरेंज फॉर्म में जो है वो अपने आप को अरेंज किया हुआ होता है। और
जब सॉलिड आपका मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में जाता है तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल का डिस्टेंस ज्यादा होता है, उनको रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस क्रिएट करने का ज्यादा स्पेस मिल जाती है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जब भी कोई सॉलिड आपका मेल्ट होगा तो उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, या दूसरे वर्ड्स में उनके मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने के बजाय वो डिसऑर्डर फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसके नतीजे में उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि जब भी कोई सिस्टम ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट की तरफ जाता है तो हम ये कह रहे हैं कि उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है कि जो आपके पार्टिकल है पहले तो वो फिक्स पोजीशन में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी स्टेट को चेंज किया सॉलिड से लिक्विड की जानिब, तो आपके सिस्टम के अंदर जो एंट्रोपी थी वो बढ़ गई और अपने आप को सिस्टम ने वेल अरेंज फॉर्म से डिसऑर्डर फॉर्म में अपने आप को ले गए। तो ये आपके पास डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल हैं, इनको आप दे सकते हैं, जो कि आपके पास इंडिकेट कर रही हैं कि ये आपके सिस्टम की एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह जब आप देखते हैं कि कोई भी लिक्विड आपका वेपोराइज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपने किसी भी कप में अगर कोई चाय ले रखी है या पानी ले रखा है और आप उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं तो आपकी चाय या जो कॉफी कुछ भी होगा वो आपकी थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होने के अंदर भी आपकी एंट्रोपी के इंक्रीज होने का फिनोमिना इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि गैसियस स्टेट में एटम आइंस या मॉलिक्यूल को स्पेस ज्यादा मिल जाती है, वो ज्यादा तरीके से अपने आप को डिसऑर्डर स्टेट में चले जाते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अब बच्चों ये आपके पास एक क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी का। ये बच्चों आपके लास्ट ईयर में आया था और आपके फाइनल ईयर के पेपर में यूनिवर्सिटी ने आपसे क्वेश्चन किया था कि गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी। तो आपके लिए मैंने 4 to 5 प्रॉपर्टीज जो है वो एंट्रोपी की डिस्कस की हैं। ये मुश्किल नहीं है, ये सिंपल है, आपने बस इनको याद करना है। और इसके कंसेप्ट को हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है। ये अभी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये स्टेट फंक्शन है तो हम ये देखते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें स्टेट फंक्शन में इसकी वैल्यूज डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पाथ पे, और इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ये उस पाथ पर डिपेंड नहीं करती जिसके जरिए वो चेंज आपकी रोनमा होती है, ठीक है। इसी तरह आप आगे देखते हैं कि जब भी आप किसी भी सिस्टम की बात करते हैं कि कोई भी सिस्टम आपका हीटिंग स्टेट में जा रहा है या वो कूल हो रहा है या वो एक्सपेंड हो रहा है या वो कंप्रेस हो रहा है, जैसे कि आपने कॉर्नेट साइकिल में देखा था कि सिस्टम आपका रिवर्सिबली या तो एक्सपेंड कर रहा होता था या फिर वो कंप्रेस हो रहा होता था। तो दो स्पेसिफिक स्टेट के दरमियान में आपकी चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब ये उस प्रोसेस के पाथ को फॉलो नहीं करता। ये प्रॉपर्टी हमारे हमें इस काबिल बनाती है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की जो चेंज हो रही है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को मद्देनजर रखते हुए। और ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड आती है कि अभी आपने देखा कि जो आपके पास पिछली एग्जांपल्स थी जिसमें आपने देखा था कि आपकी जो सॉलिड पार्टिकल है वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आपकी आइस मेल्ट हो रही है या आपकी कोई भी पानी क्या है या लिक्विड है वो आपका ठंडा होकर गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो आपकी एंट्रोपी यूनिवर्स की कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करते वक्त आपके माइंड में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है कि जितने भी प्रोसेस नेचुरली होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, यानी वो रिवर्स बैक नहीं हो सकते। और डेफिनेटली जब भी आपके पास नेचुरल प्रोसेस हो तो वो इरिवर्सिबल भी होंगे, उनमें एंट्रोपी में भी इंक्रीज आएगा। सो हम ये कह देते हैं कि आपकी एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज हो रही होती है। तो कोई भी नेचुरल हो, इरिवर्सिबल हो, जैसा कि मेल्टिंग ऑफ आइस है, गैसेस की डिफ्यूजन है, तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज होगी। तो मैथमेटिकली आपने देखा था कि चेंज इन एंट्रोपी जिसको आपने डेल्टा एस से इंडिकेट किया था, तो एंट्रोपी जो है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। इसकी अभी डेरिवेशन आप देखेंगे लेटर ऑन तो आपको समझ आएगी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स की कांस्टेंट रहती है, ठीक है, जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लेकिन जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें आपकी एंट्रोपी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में ये कांस्टेंट रहती है। और ये प्रोसेस हमारी मदद करता है कि आया हमारे पास कोई भी प्रोसेस नेचुरली प्रोसीड होगा या नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वन प्रॉपर्टी आती है एंट्रोपी की कि एंट्रोपी जो है बच्चों एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ये दो प्रॉपर्टीज थी थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक्स में हमने पढ़ी थी।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बच्चों वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट पे या उस सिस्टम में उसके साइज पे। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई भी सिस्टम सब्सटेंस है, उसकी क्वांटिटी को आप डबल कर दे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो एंट्रोपी होगी वो भी डबल हो जाएगी। जैसे फर्ज करें कि अगर आपके पास आइस है, आपने आइस का एक क्यूब लिया हुआ है, तो वो जब आपका मेल्ट होगा तो उसमें एंट्रोपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर आप इसी तरह उस आइस क्यूब के डबल जो है वो क्यूब ले लेते हैं तो आपकी सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो भी डबल हो जाएगी, जो कि बेसिकली आपके इस सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करती है। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके मैस वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी से मैच करती है, क्योंकि ये भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ सकती हैं। इस तरह से आप एंट्रोपी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से जिसकी एग्जांपल टेम्परेचर या प्रेशर है। इसके बाद बच्चों हमारे पास नंबर 4 प्रॉपर्टी आती है एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी जो है वो रीच हो जाती है मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पे। अब ये क्या चीज है कि अगर आप किसी भी ऐसे सिस्टम को देखें जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में हमने थर्मोफ्लास्क की एग्जांपल दी थी, जिसमें एंट्रोपी जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है, और इस पॉइंट पर सिस्टम ने मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस जो है वो अपनी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन कर ली होती है, और उसके अंदर फर्दर स्पॉन्टेनियस चेंज वाकया नहीं होगा। और ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है कि तमाम जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और सिस्टम आपका हमेशा इक्विलिब्रियम की जानिब मूव करेगा। उसके बाद बच्चों आप अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो हम ये कहते हैं कि एंट्रोपी, हम बार बार इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी हमारे पास किसी भी सिस्टम में बिगाड़ की, डिसऑर्डरनेस की पैमाइश करती है। और मिसाल के तौर पे अगर एक सिस्टम ऐसा है जिसकी एंट्रोपी हाई है, तो हम कहते हैं कि डेफिनेटली उसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा है। और अगर किसी सिस्टम के अंदर आपकी ऑर्डरनेस जो है वो ज्यादा है तो सिस्टम की एंट्रोपी कम है। मिसाल के तौर पे जो गैसेस हैं उनकी एंट्रोपी लिक्विड से डेफिनेटली हायर होती है, और जो लिक्विड्स होते हैं उनकी एंट्रोपी सॉलिड से ज़्यादा होती है। यही वजह है, ये एक ऐसा कनेक्शन डेवलप करता है एंट्रोपी में और डिसऑर्डरनेस में, जो कि हमारी मदद करता है इस बात को अंडरस्टैंड करने में कि गैसेस को जब आप मिक्स करते हैं, जब वो डिफ्यूज हो रही होती हैं, तो वो प्रोसेस अपने आप जो है वो होता है। और इस तरह से इन प्रोसेस की हम डिस्टिंग्विश स्पॉन्टेनियसली कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके आज के लेक्चर का सेकंड जो मेन है आपकी कोर्स आउटलाइन की थीम है, जिसमें एंट्रोपी चेंज है आपके रिवर्सिबल प्रोसेस की। हमने देखा था कि हमने अभी बात की थी कि एंट्रोपी चेंज किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर होगी तो वो हमेशा जीरो होगी। ठीक है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि आपके पास एक चीज जो है वो आपके पास सिस्टम है, और एक चीज जो है वो आपके पास क्या होगा, आपकी सराउंडिंग होगी। ठीक है। तो जब भी आप इसकी बात करेंगे तो अ, अच्छा, इसके अंदर बच्चों हम ये देख रहे हैं कि जब भी आप बात करेंगे सिस्टम की और सराउंडिंग की, तो हम ये कहते हैं कि सिस्टम ने क्या करना है कि सिस्टम ने कहीं ना कहीं से हीट लेनी है। अब वो हीट क्या होगी, आपने पढ़ा था कि कोई भी चीज जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है वो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम। और इस सिस्टम ने बाहर से जो हीट लेनी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, सराउंडिंग। इट मीन एक चीज ने हीट को एब्जॉर्ब करना है तो डेफिनेटली दूसरी चीज ने उसको हीट प्रोवाइड करनी है। तो अगर सिस्टम हीट को रिवर्सिबली एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या कहलाएगी, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसका साइन पॉजिटिव होता है। और जब आपने सराउंडिंग ने हीट जो है वो रिलीज की है, तो हीट के रिलीज होने का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि सराउंडिंग ने अपनी हीट को रिलीज किया है। तो यहाँ पे इसकी जब आप टोटल एंट्रोपी को मेजर करेंगे तो टोटल एंट्रोपी किसी भी सिस्टम प्लस सराउंडिंग का कॉम्बिनेशन होगा। तो सिस्टम की जो हीट थी वो क्यू रिवर्सिबल बाय टाइम है, और प्लस का साइन अगर आप डाल दें तो ये इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और सराउंडिंग की हीट आपकी क्यू रिवर्सिबल बाय टी होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वो एंट्रोपी चेंज होगी रिवर्सिबल की, जिसके अंदर अभी हमने कहा था कि एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस की हमेशा कांस्टेंट रहती है, या फिर वो इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आप देखें एंट्रोपी चेंज जो कि हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है इरिवर्सिबल प्रोसेस का,
इसको बच्चों आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। इसमें कुछ एक दो चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। जब आपको ये क्लियर होगा फिर आपको ये पूरा थीम जो है वो बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास सराउंडिंग है, सराउंडिंग ने क्या करना है जी, सराउंडिंग ने अपनी हीट को रिलीज करना है। अब इस हीट को रिलीज करने के बच्चों हमारे पास टू वेज होंगे। सबसे पहला वे हम देखेंगे कि जो सराउंडिंग है वो अपनी हीट को इरिवर्सिबली जो है वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। जबकि ये जो हीट सराउंडिंग जो रिलीज करेगी उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपका सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से आपकी जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो तो चेंज होगी। अब यहाँ पे जो चीज काबिले गौर है वो ये है कि सिस्टम ने जब भी हीट एब्जॉर्ब करनी है उस हीट को हमने हमेशा किसका नाम देना है, रिवर्सिबल का नाम देना है। जबकि जो सराउंडिंग की हीट होगी उसको आपने रिवर्सिबली भी देखना है, उसको आपने इरिवर्सिबली भी देखना है। फिर आगे चल के आप देखेंगे कि आपने रिवर्सिबल चीज को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देनी, आपने सराउंडिंग की हीट को इरिवर्सिबली लेना है। इसकी क्या वजह है, इसको अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो आपके माइंड में जो चीज इस स्लाइड में क्लियर होना जरूरी है वो ये है कि जो सिस्टम है उसने हीट को हमेशा रिवर्सिबली एब्जॉर्ब करना होता है। और इसी वजह से हम सिस्टम की हीट को क्यू रिवर्सिबल के तहत जो है वो इंडिकेट करेंगे। क्योंकि आपका जो सिस्टम है अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू जो है वो गो आउट हो रहा है तो यहाँ पे आपकी जो सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसको आप क्यू रिवर्सिबल बाय टी के साथ इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं कि जो सिस्टम जो आपका सराउंडिंग का पार्ट है, अब सराउंडिंग ने का जो पार्ट है उसने अपनी हीट को रिवर्सिबली भी लूज करना है। लेकिन यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो चीज आपकी सराउंडिंग से रिवर्सिबली रिलीज होती है वो वेरी वेरी स्लो होती है। यानी क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है ना तो वो मुसलसल कंटिन्यू होता है, लेकिन ये बहुत ही आहिस्ता प्रोसेस होता है। इसी वजह से जो सराउंडिंग है जबकि वो बहुत बड़े साइज का होगा तो ओवरऑल आपने सराउंडिंग के अंदर जो हीट होगी जो कि रिलीज होगी उसको आपने इरिवर्सिबली लेना है। और सराउंडिंग को आपने रिलेशन को क्यू इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी के साथ इंडिकेट करना है। तो अभी आपने देखा था कि आपने टोटल जो एंट्रोपी होती है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का। तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो क्यू रिवर्सिबल बाय टाइम होगी और जो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग है वो क्यू इरिवर्सिबल बाय टाइम होगी। ठीक है, कि सिस्टम की एंट्रोपी को आपने रिवर्सिबली लिखना है और सराउंडिंग की एंट्रोपी को आपने क्यू इरिवर्सिबली लिखना है। अब इसके बाद एक रिलेशन आता है कि जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब वजह क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम हमेशा हमारा इक्विलिब्रियम में होता है विद इट्स सराउंडिंग। सो ये जो प्रोसेस है आपका रिवर्सिबली वो एक तो बहुत ही स्लोली हो रहा होता है, तो सिस्टम आपकी तमाम अवेलेबल एनर्जी को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर लेता है वर्क करने के लिए। और कोई भी एनर्जी जो है वो आपकी वेस्ट नहीं होती और मैक्सिमम वर्क आपका डन हो चुका होता है। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी के साथ आपने वर्क डन में इंटरनल एनर्जी का थीम भी इस्तेमाल करना है। इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है कि ये भी एक स्टेट फंक्शन होता है और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये हमेशा सेम आती है, चाहे आपका प्रोसेस इरिवर्सिबली हो या फिर आपका प्रोसेस रिवर्सिबली हो। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो तो ये क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू होगी फॉर रिवर्सिबल सिस्टम के लिए। और इसी तरह यानी आपके पास जो इसकी इक्वेशन है वो इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे हम इस कंक्लूजन की जानिब हम ये निकलते हैं, ये नतीजा निकालते हैं कि आपके पास जो वर्क डन है सॉरी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये अगर आपके पास हमेशा इक्वल है या सेम आती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस में होती है ये हमेशा ग्रेटर देन होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि अगर आपका वर्क डन जो है वो ग्रेटर है तो इन द सेम वे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी रिवर्सिबल प्रोसेस में वो भी आपकी ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस के। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास रिवर्सिबल अमाउंट क्यू अमाउंट ऑफ हीट वो ग्रेटर है तो वो किससे ग्रेटर हो सकती है, वो आपकी डेफिनेटली इरिवर्सिबल सिस्टम से जो है वो ग्रेटर होगी। तो अगर ये दोनों वैल्यू जो आपकी फर्ज करें ये बात आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास रिवर्सिबल वैल्यू ग्रेटर देन इरिवर्सिबल से, फर्ज करें रिवर्सिबल की वैल्यू अगर आपके पास 5 है और इरिवर्सिबल की वैल्यू आपके पास 3 है तो इसका आंसर जो है वो आपके पास माइनस अगर आप करते हैं तो वो 2 के इक्वल आता है।
जिसकी वैल्यू टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो आप ओवरऑल इस रिलेशन को ये कह सकते हैं कि क्यू रिवर्सिबल बाय टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी ग्रेटर देन जीरो। तो ओवरऑल क्यू रिवर्सिबल बाय टी क्या था, सिस्टम था, और क्यू इरिवर्सिबल बाय टी क्या था, आपके पास सराउंडिंग था। तो ये माइनस साइन आपके पास सराउंडिंग के साथ हमने लगाया था, तो ये आपके पास ओवरऑल ग्रेटर देन जीरो है, जिससे हमारे पास एक चीज प्रूव हो जाती है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं या जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उनमें हमेशा एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की इंक्रीज होती है। तो ये बच्चों हमारे पास आज के लेक्चर का एंडिंग है, और इसके साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। टेक केयर एंड